नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। आज सीएम ने मिर्जापुर और बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने मिर्जापुर में कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मिर्जापुर कैसे पीछे रह सकता है। वहीं सीएम ने बाराबंकी के देवादिदेव लोधेश्वर महादेव की पावन धरा पर वो गरजते नजर आए और कहा, डबल इंजन का करिश्मा है कि आज तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में पहले से ही काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो उसमें मिर्जापुर कैसे पीछे रह सकता था। यहां पर भी तो मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा कितना बदल चुका है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम आज एक नए रूप में सबके सामने आ रहा है। अब कोई भी आएगा, दुनिया और देश का कोई भी श्रद्धालु आएगा, आकर्षित होकर के जाएगा। मिर्जापुर की एक नई पहचान, एक नई छवि लेकर के जाएगा। भाइयों बहनों, अभी यहां पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी कह रही थी, उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ चल चुका है और मिर्जापुर में तो स्वयं का एक मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित हो चुका है। आज आपके पास कहने के लिए आपके पास मेडिकल कॉलेज है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। सोनभद्र में भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है और यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी जल का संकट। इस गर्मी में टैंकर से पानी आता था। लोगों को दूर दराज के गधेरे में, तालाब में सूखा पानी कहीं से निकाल करके, उस पानी को निकाल करके पीने के लिए लोग मजबूर होते थे, तमाम बीमारियों के शिकार होते थे। आज तो भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना को लागू किया जा रहा है। किसी बहन और किसी बेटी को सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी आने वाले समय में नई तय करनी पड़ेगी। हर घर तक हम शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम भी करने जा रहे हैं। ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यानी जहां भी आपके लिए नजदीक हो, आप वहां की एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ और दूसरी तरफ अयोध्या। भाइयों बहनों, ये दुर्लभ संजोग आज बाराबंकी वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा क्या करती थी। पर्व त्योहार आते थे, भय और बसत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था, लोधेश्वर नाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे, व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्पवर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर हमने देवा शरीफ के सम्मान के साथ साथ वहां के विकास में सहयोग किया है, तो महादेवा के विकास में भी सरकार लगातार योगदान दे रही है। हमने आस्था का सम्मान सबका किया, लेकिन भेदभाव की कोई शिकायत नहीं कर सकता। भदोही में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की है। ब्रजेश पाठक ने कहा, आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, कांग्रेस के शासन में ये कभी संभव नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने पल भर में धारा 370 हटाने का जो बिना भेदभाव
मुस्लिम बहनों के हित में 3 तलाक का कानून बनाने का काम किया। यही नहीं, सरकार 80 करोड़ देशवासियों को राशन मुहैया कराने के साथ ही विकास के नए आयाम हासिल कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक नगर में रोड शो भी किया। चुनावी मंच से बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी देश और प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में अराजकता थी, 2017 में जनता का पैसा लूट लिया जाता था, आज विपक्षी पार्टियां आईसीयू में हैं। अगर सपा वापस आ जाती है तो प्रदेश में गुंडाई शुरू हो जाएगी। आज मुझे दातागंज आने का मौका मिला है। दातागंज और बदायूं जनपद की सभी नगर पालिका आईडी नीचे करो, आईडी नीचे भाजपा की आधी लहर है और मैंने सबसे अपील भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी, सबका साथ सबका विकास भाजपा करती है। उसका साथ उसका विकास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मौर्य किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और एक कहा है कि जो हत्या हुई है वो सरकार के भाड़े के गुंडे थे, उसको लेके क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने? कल लगता है कि ऐसे बयानों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं और नीचे कर ले भैया, नीचे रखा है, नीचे रखो, किसका है? और मैं यह मानता हूँ जो मामला बड़ा है जांच आयोग के द्वारा की जा रही है, उस पर सरकार के जिम्मेदार होने के नाते मैं समझता हूँ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी जमीरुल्लाह खां और नगर पंचायत पालिका के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने रोड शो से विपक्षियों को दमदार विपक्ष का संदेश दिया। रोड शो में सपाइयों ने पैदल और वाहन से मुलायम सिंह यादव अमर रहे और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। रोड शो में अखिलेश यादव ने जनता से प्रत्याशी जमीरुल्लाह खां और नगर पंचायत और नगर पालिका से सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि यूपी नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके चलते कानपुर देहात में तमाम पार्टियों की ओर से प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस सिलसिले में कानपुर देहात के नगर पंचायत रूरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रोड शो किया और जनता से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रमा देवी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा, रूरा नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रमा देवी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी और अन्य सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, यहाँ एक तरफा चुनाव है, बहुत वोटों से सबकी जमानत जब्त होगी और रमा देवी बहुत वोटों से जीतेगी। क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? देखिए, निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, हर बार आरोप लगता है बीजेपी पे। देखिए, बीजेपी के जो मंत्री हैं और सभी अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना जा रहे, पब्लिक में तो जा नहीं रहे, केवल अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन जनता मुकाबला करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे और जनता जब चुनाव लड़ती है ना तब जिताई देती है। तो यहाँ पर ऐसा माहौल है आपकी बात, क्योंकि जनता में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का निकाय चुनाव 11 मई को होना है। हर प्रत्याशी और पार्टी अपने प्रत्याशी चुनाव में जुटाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अब आरएलडी की अगर बात करें तो चुनाव में गड़बड़ी की आशंका उन्होंने जताई है। निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए आरएलडी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज बागपत डीएम से मिला, जहां उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराए जाने की अपील की है। डीएम ने चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। तो वही खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर अतीक अहमद की 3 शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस शूटआउट में अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी मारा गया था। अतीक और अशरफ दोनों उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी थे, जिसे इसी साल 24 फरवरी को अंजाम दिया गया था।
अब इस केस में नया मोड़ आया है। यूपी पुलिस को चैलेंज किया गया है कि अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। आपको बता दें, अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई है और सज्जाद मुगल नामक का ट्विटर हैंडल से यह धमकी मिली है। इस संबंध में प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, धमकी के साथ ही अतीक के बेटे अली की फोटो भी ट्वीट की गई है। प्रयागराज पुलिस अब मामला दर्ज करके इस केस की जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ प्रयागराज में हुए 2 एनकाउंटर्स में असद के ड्राइवर अरबाज और शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान के मारे जाने की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित हुआ है। 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग जांच टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव लोचन मल्होत्रा और रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता शरीक किए गए हैं। कुछ देर पहले न्यायिक आयोग की टीम कौंदियारा में मुठभेड़ स्थल पर पहुंची थी। 6 मार्च को कौंदियारा क्षेत्र में शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान एनकाउंटर में मारा गया था। आपको बता दें, विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। न्यायिक आयोग की टीम मुठभेड़ स्थल पर घटनाक्रम के सीन रिक्रिएशन करते हुए पूरी घटना की जानकारी हासिल कर रही है कि आखिरकार किस एंगल से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर आज भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पीएफआई एक वायरस की तरह है जो बार बार म्यूट हो जाता है और म्यूटेंट बनके अपनी संरचना को चेंज करता रहता है। पौराणिक ग्रंथों में जैसे रक्तबीज दैत्य का नाश मां चंडी ने किया, वैसे पीएफआई का नाश मोदी सरकार करके रहेगी। भारत की धरती पर आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। एक वायरस की तरह है जो अलग अलग समय पर अपने आप को म्यूटेट करके अपनी संरचना बदलने का प्रयास कर रहा होता है। पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नाम पर काम कर रहा था। बाद में जब सिमी पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के नाम पर काम करना शुरू किया। अब जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है तो अलग अलग प्रकार की फिर नई भूमिकाएं तय करके देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम और आतंक के लिए स्लीपर सेल की भूमिका निभाने का काम कर रहा है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख आता है एक दैत्य का रक्तबीज, जिसको जितना बार मारा जाए उसकी रक्त की बूंदों से फिर नए कुछ राक्षस निकल आते थे। लेकिन रक्तबीज का जैसे नाश करने के लिए मां चंडी ने अवतार लिया और रक्तबीज का नाश किया था, ऐसे ही आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कितना भी रूप बदलने का प्रयास करें और कितनी भी जड़ें जमाने की कोशिश करें, बार बार इनको जड़ों से उखाड़ने का काम किया जाएगा। आतंक को अब देश की धरती पर पनपने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम खुलने के बाद दोनों धामों की रौनक लौट आई है। इन यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के चलते पूजा पाठ की दुकानें खूब यहां पर चहल पहल देखी जा रही है। आपको बता दें, अब तक दोनों धामों में 14 दिनों के अंतराल में लगभग 1,83,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। इस बार गंगोत्री धाम में आए यात्री सुंदर घाटी का किस तरीके से दीदार कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। बड़ा आनंद आया गंगोत्री धाम में आकर के। यहाँ की सुविधा बड़ी अच्छी, वातावरण बड़ा अच्छा, मौसम तो बहुत ही अच्छा है। धूप निकलने के बाद और अच्छा लग रहा है। माँ गंगा जो भी यहाँ पर आए सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जो यहाँ सोसाइटी ने सोचा ये और भी अगर फंडिंग भी आएगा तो और अपलिफ्टमेंट हो जाए। रामनगर में 13 साल बीतने के बाद भी आज तक रामनगर में मीडिया सेंटर की स्थापना नहीं हो पाई, जिसको लेकर सोमवार को देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष और महासचिव राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में पत्रकारों ने एक ज्ञापन विधायक दीवान सिंह बिष्ट को और एक ज्ञापन नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को सौंपा है। इस दौरान मीडिया क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि मीडिया सेंटर स्थापित करने को लेकर कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक मीडिया सेंटर बना ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, आपको पहले भी निशंक साहब ने तहसील में दिया था एक कमरा। आप सबसे पहले तो उस पर अड़े कि हमें यहाँ कमरा बना के दिया जाए। आपके पास लिखित भी है और आपका वहाँ कार्यालय भी चला था। अब आज की डेट में रामनगर के अंदर पेशाब घर बनाने को जगह नहीं है। कितने पेशाब घर तो तोड़ दिए गए, लोगों ने तोड़वा दिए। और जब ये मौका था, हमने लोगों से कहा तो कोई नहीं आया। माफियाओं के डर से हमने पार्क बना दिए और दुकानें बना दी नगर पालिका की, ताकि इनकम हो। माफियाओं के डर। राजधानी देहरादून में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से
पिथुवाला पॉलिटेक्निक कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का शुभारंभ सूबे के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। इस मेले में 93 कंपनियां आई हैं, जिनमें करीबन 7000 नौकरियों के लिए छात्रों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इस रोजगार मेले में उत्तराखंड के अलग अलग पॉलिटेक्निक संस्थानों से करीबन 1875 छात्रों ने शिरकत करी और नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया, विभाग का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। देखिए, तकनीक शिक्षा विभाग अपने बच्चों को जो यहाँ राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक्स में पढ़ रहे हैं, हमारे राज्य में करीबन 71 सरकारी पॉलिटेक्निक्स और प्राइवेट कितने हैं 69 प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स कुल मिलाकर के 140 के आसपास प्राविधिक शिक्षा संस्थान हैं। इनके बच्चों को किस तरह रोजगार मिल सके उनकी शिक्षा के हिसाब से, इसके लिए प्लेसमेंट सेल हमारे तकनीक शिक्षा विभाग ने खोला है। और इससे पूर्व भी वो काशीपुर और देहरादून में करीबन 41% बच्चों को, जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है करीबन 3700 के आसपास जो फाइनल ईयर की, तो उसमें 41% बच्चों को इन्होंने रोजगार देने का काम किया। और इस वर्ष आज का टारगेट ये है कि 1875 बच्चों ने आज इस रोजगार मेले में ये प्रतिभाग कर रहे हैं और 93 कंपनीज आई हैं और आप लगा लीजिए कि 7000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर और इसकी कुल मिलाकर के जो हमारे विभाग का उद्देश्य है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसीलिए विगत वर्ष जो स्पेशल सेंटर असिस्टेंट से हम लोग 350 करोड़ से अपने राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक्स में अवस्थापना सुविधाएं और जो इक्विपमेंट किस तरह से उनको आज की टेक्नोलॉजी। देहरादून में प्रशासन ने जमीन और घरों की खरीद फरोख्त में 18.67 करोड़ की स्टैंप शुल्क की चोरी पकड़ी है। आपको बता दें, शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। तो वहीं प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है। ऐसा करते हुए स्टाम्प शुल्क कम जमा कराकर सरकार को राजस्व की चपत लगाई जा रही है। इस पर डीएम सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मामले को उजागर। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क में काफ़ी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे, जिनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का अर्थदंड और 6,34,000 का ब्याज लगा के कुल 33,42,000 रुपये के स्टाम्प के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें नोटिस जारी हो चुके हैं। और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफ़ॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब ये अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं और उनको कई बार जो बीच के मिडिलमैन होते हैं वो कहते हैं कि स्टाम्प बचने के लिए कुछ फर्जी तरीके बताते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी तक का जो ट्रेंड है, अगर वो 10,000 रुपये बचाते हैं तो अर्थदंड और ब्याज सहित मिला के उनको जो है उसके 4 गुना ज़्यादा जमा करना पड़ता है। इसलिए सभी से ये अपील है कि जो स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार बनती है उसको जमा कराएं, अन्यथा इसकी पेनल्टी और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसको वसूलने के लिए फिर उन्हें बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। देहरादून के सुद्धोवाला में पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोर से नशे की दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी है। इन दवाओं को बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इनके पास से नशे के करीबन 68,000 कैप्सूल्स और गोलियां बरामद हुई हैं। ये आरोपी इन दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के छात्रों और स्थानीय मजदूरों को बेच दिया करते थे। रेड करने पर आपका टामाडोल के 56,748 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्ट्रा जोलाम के 11,400 टैबलेट जो है बरामद हुए हैं। मार्केट में ये जो भारी खेप है इसका कीमत जो है लगभग 50 लाख रुपये आगे गई है। और ये दोनों भाई इनका अलग अलग जो है 2 मेडिकल स्टोर हैं जो मुलजिम हमारे हैं। दोनों ये आपके कृष्ण कुमार है, विजय कुमार, ये फ्रेंड्स कॉलोनी यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर कैंट क्षेत्र में। और 2013 से ये काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने किराए पर लिया था, अब उन्होंने अपने उसको खरीद करके अपनी दुकानें खरीद ली हैं। और इनको जो भी दवाएँ प्रचलित दवाएँ लेते थे, ये आपका एक इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति है रेस कोर्स में,
वो दवाइयों का होलसेलर है उसके माध्यम से लेते थे, उसको भी हम इसको लिंक करके उसको भी हम ग्रहण करेंगे और पूरी प्रक्रिया में जितने लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और 14A गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत जो है इसमें प्रॉपर्टी एक्ट की कार्रवाई की जाएगी।